नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 9 टाइम्स और मैं विकास कुमार तिवारी। अभी मैं मौजूद हूँ गोपालगंज बरौली विधानसभा क्षेत्र संख्या 100 के माछागढ़ में और मेरे साथ मौजूद हैं राजद के जिला उपाध्यक्ष जिला पार्षद प्रतिनिधि सुनील बारी जी और इनसे बात करेंगे क्योंकि इनके जो विधानसभा प्रत्याशी है राजू जी गोपालगंज से आकर लड़ रहे हैं बरौली विधानसभा में और इनसे जानेंगे क्या क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, स्वागत है मेरे न्यूज 9 टाइम्स में। नमस्कार आपके चैनल को। सर, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपका पार्टी यहाँ से बरौली से चुनाव लड़ रही है, कौन सा मुद्दा है आप लोग के बीच में, जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं? देखिए, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के हम लोगों के नेता आए हुए हैं प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में राजू जी, वह तो ऐसे पूरे गोपालगंज जिले के अंदर बैकुंठपुर से लेके पगरा तक का जितना क्षेत्रफल है उनकी आबादी का वह नेतृत्व करते रहे हैं। जहाँ तक रही सवाल आपका कि बरौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन से मुद्दे को लेके आए हैं, तो मुद्दा तो कभी ख़त्म नहीं होता है, उस पर अनवरत प्रयास जारी रहना चाहिए। जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उस क्षेत्र के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, उस क्षेत्र के अंदर जो भी समस्या है उसका निदान करें, निवारण करें। मुझे लगता है कि बरौली के अंदर जो भौगोलिक दृष्टिकोण है बरौली का, उसमें मुझे लगता है मुख्य रूप से आज जो पूरी बरौली की जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है, आप विगत दिनों में देखे हैं। लेकिन सर, विधायक आप ही के पार्टी के थे, विगत दिनों में देखे हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ। विगत दिनों में देखे हैं कि सबसे ज़्यादा बाढ़ से लोग प्रभावित थे और यह बाढ़ जो है तब आता है जब पर्याप्त मात्रा में नेपाल से पानी छोड़ा जाता है। पूर्व में भी लालू जी की रिजिंग के वक्त भी स्थिति ऐसी थी कि पानी जो आता था वह नेपाल से ही आता था, लेकिन हालात और स्थिति ये नहीं थी। यह प्रबंधन की विफलता का देन है कि इतना पर्याप्त मात्रा में पानी आने के बाद हम लोग उसको बांध को बचा नहीं पाते हैं। उस बांध को बचाने की जो भी व्यवस्था बन पड़ेगा, एक विधायक होने के नाते अगर जनता उनको जिताती है तो उनके जुझारूपन को सबने देखा है, उनके नेतृत्व क्षमता को सबने देखा है। निश्चित रूप में वह उस पर काम करेंगे। भुखमरी, बेरोजगारी और सारे अन्य मुद्दे जो हैं, जो इस क्षेत्र के मुद्दे हैं, उसमें मुख्य रूप से पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह या एक्सटर्नल जो भी विकास कार्य होते हैं उनको यहाँ लाके बैठाना, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले, ये उनका मुख्य मुद्दे में है और उसका निदान करने का प्रयास वो करेंगे। सर, इसके पहले आप ही का पार्टी जो मोहम्मद नेमतुल्लाह जी विधायक रह चुके हैं, क्या ये सब काम पहले नहीं किए हैं बाढ़ का निदान करने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक आपने यह बात कही कि आपके पार्टी के, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार कहीं न कहीं उनके नेतृत्व क्षमता में कमी रही, जिसके चलते उनको पार्टी ने सर्वे के आधार पर यहाँ से टिकट काटने का काम किया। और कहीं न कहीं ये बात भी सत्य है कि गोपालगंज के अंदर सदर से लड़ते थे राजू साहब, 74,000 करीब वोट लाके हार जाने के पश्चात भी अनवरत वह क्षेत्र में लगे रहे। आज जो है उनको पार्टी ने भरोसा और विश्वास में लिया कि वह व्यक्ति बरौली के उद्धार करने लायक, बरौली के विकास कार्य में अपनी अपेक्षित सहयोग और पूर्ण जुझारूपन का नेतृत्व दिखाने लायक व्यक्ति है, तब जो है बरौली में लाया। जनता की मांग थी, कार्यकर्ताओं का मांग था, इसलिए अब आगे की सोचिए। पूर्व में जो लोग किए, क्या किए, नहीं किए, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। वे आज अभी कल के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे, हमको वह बताते थे, जब मैं प्रखंड अध्यक्ष इस पार्टी का इस क्षेत्र में था, उस वक्त वह यहाँ के विधायक हुआ करते थे, वह जो है हमें बताते थे कि पार्टी माँ होती है। और आज पता नहीं क्या कारण है, वो अपने माँ को ही छोड़ के चले गए, शायद दूसरी माँ मिल गई हो। लेकिन अगर यह बात
वह सुनते हो मेरी, तो निश्चित रूप में मैं समझूंगा कोई भी युवा इस बात के लिए उनका प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाएगा या बनना नहीं चाहेगा कि वह बात आज कुछ दिनों के बाद सिर्फ मात्र टिकट नहीं मिलने से वह तुरंत दिखा दी कि माँ कयू हो सकती है। यह अच्छी बात नहीं है। कॉन्फ्रेंस में उनको हम देखें कि जेडीयू में ज्वाइन करना, पार्टी दल में जिसका जहां मन करे मर्जी करे जाए, लेकिन कम से कम इस बात को वह ना भूले कि वह पुनाई चौक पर बैठ के वकालत किया करते थे। बुद्धिजीवी में अच्छे समाज से आते हैं, वकालत करते थे और उनको लाके पार्टी ने उस जगह पर बैठाया कि वह सदन में किसी आबादी का नेतृत्व करते थे। आज वह उस दल उस पार्टी को छोड़ के चले गए। स्वार्थ बस मैं कहूँगा, जिस दल में पिछले बार वह साथ में थे और दल गठबंधन टूटने के पश्चात वही नीतीश कुमार जी को भरपूर मंच के माध्यम से कोसने का काम की, वही नीतीश कुमार आज अच्छा हो गए। तो सर देखा जाए तो उतना जितना जुझारू आप राजू भाई साहब के बारे में बोल दिए हैं, क्या उतना जुझारू आपके बरौली में कोई आरजेडी का नेता नहीं है कि जो कि गोपालगंज से सीमांत से लाकर लड़ाया जाता है? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहां तक बरौली और गोपालगंज की बात है तो गोपालगंज जिले के अंदर 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीटों में निश्चित रूप में लोकतंत्र में सबको सब जगह लड़ने का अधिकार है। रही बात कि वह मेरे दल से बाहर के होते तब यह बात आपका जायज था, मैं खुद उसका विरोधी हूँ। पूर्व में इस बात को आप देखे होंगे, लोकसभा में जब चुनाव लड़ा गया तो उसमें लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय को हम जो है कहने में कोटि कोटि धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं जी एक कार्यकर्ता के रूप में कि जो सुरेंद्र राम महान जी को टिकट उन्होंने दिया, वह बरौली के गोपालगंज के हमारे माझागढ़ के अंदर के आते हैं। हम लोगों ने उसका मांग किया। वाहिद अकेले एक नेतृत्व जिला अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन थे उस वक्त हमारे रियाजुल हक राजू साहब, उन्होंने प्रदेश के अंदर प्रदेश नेतृत्व को भी समझाने का काम किया और यहाँ भी कि गरीब का बेटा है लेकिन आपका कार्यकर्ता है, सुरेंद्र राम महान जी को टिकट दीजिए, वह आपके जिले का है। तो निश्चित रूप में उनके प्रति जब यह बात आती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि बरौली के वह बाहर के हैं, वह तो बरौली के बीच के रहने वाले हैं। जब जीते हुए माननीय विधायक या जो हारे हुए विधायक थे, उन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा कार्य करने की क्षमता अगर रियाजुल हक राजू साहब के पास है, उनको श्रद्धा पूर्वक जो है जनता जो है मानती है, जानती है, उन्हें पहचानती है, हृदय में रखती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वह बाहर भीतर की बात होनी चाहिए, न हिंदू मुस्लिम जात पात की बात होनी चाहिए। सर आप यहाँ के जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, लेकिन देखा जाए आप ही के क्षेत्र में रोड का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक आपने कहा जिला परिषद के प्रतिनिधि के रूप में, तो मैं बताऊं आपको जिला परिषद के बारे में तो ज़्यादा बात करना इस मामले में उचित नहीं होगा कि चूँकि मेरे विकास करने मात्र से बहुत सारा विकास हो सकता है। मैं जनता सुन रही है, सबको पता है कि सुनील बारी के द्वारा किया जाने वाला काम, जितनी भी सरकार के द्वारा राशि आई है, पूर्व में माननीय जो भी जिला पार्षद रहे उनसे कहीं भी किसी मामले में मैं किसी पंचायत के अंदर काम में पीछे नहीं रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक जिला परिषद जो पंचायत समिति की सबसे बड़ी इकाई है, उसको कितना राशि मिलता है? 7 गो पंचायत है, 80-85 गांव है, मैं उसमें ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन के हिसाब से व्यवस्था है, मैं दूं तो कहाँ दूं? लेकिन निश्चित रूप में पूर्व के माननीय जो विधायक रहे हैं, उनकी जो राशि है, जो भी राशि रही साल का, वह प्रति वर्ष के हिसाब से ऐच्छिक मद के राशि का उपयोग उन्होंने क्षेत्र में किया, विकास हुए हैं। लेकिन जनता के बीच में जनता का आक्रोश उनको इस बात के लिए झेलना पड़ा, चूंकि वह जनता के बीच से कई बार आवाज़ ऐसे आता था कि वह फ़ोन नहीं उठाते हैं अथवा जो है क्या नाम है किसी काम में वह सक्रियता से नहीं भाग लेते हैं, इस तरह की व्यवस्था थी। इसलिए जो है यह हो सकता है। रोड का सवाल है तो मैं बता दूं कि जो भी रोड है वह कहीं न कहीं मुख्य रूप से बड़ी रोड है, वह रोड आज के डेट में नहीं बनने का कारण है कि हमारे जो विधायक रहे उनके नेतृत्व क्षमता में कमी इस बात की रही है, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। पार्टी भी इस बात को समझी। एक विधायक का जो दायित्व बनता है उसको बात आप लोग मतलब ये बात आप लोग करने में कहीं न कहीं विफल रहे हैं। ये बात आप लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि विधायक में कुछ कमी था। मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं अंधभक्त नहीं हूँ।
ईमानदारी पूर्वक और निष्ठापूर्वक कार्यकर्ता जो भी है कार्य करने वाला, वह जो कमी होगी उस कमी को उजागर करने का काम भी करेगा। मैं आपको बता दूं, मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं इस दल के अंदर रहते हुए भी पार्टी फोरम की जब भी मीटिंग रही है, मैं अपने माननीय विधायक के बारे में निश्चित रूप में पार्टी के नेतृत्व को अवगत कराते रहा हूं। इस बात से अवगत कराते रहा हूं कि 20 गो पंचायत है, मैं 20 पंचायत का अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ता के प्रति, जनता के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है। मैं उस बात को हमेशा अवगत कराते रहा हूं कि यह कमी है, यहाँ सुधार होनी चाहिए, इसको कहीं न कहीं माननीय विधायक मानने से इनकार करते रहे और अपना वह देखते रहे, जिसका बहुत सा उदाहरण है। जैसे विधायक आने वाले समय में जेडीयू के मंचों के माध्यम से अपने वक्तव्य को रखेंगे, मैं भी खुलासा करूंगा। सर देखा जाए तो इस समय युवाओं का बहुत ज़्यादा मांग है, एक जिला एक यूनिवर्सिटी, आप लोग क्या पूरा करेंगे युवाओं का मांग? देखिए, यूनिवर्सिटी बनाने की जहाँ तक बात है, हर माननीय विधायक को अपने क्षेत्र में निश्चित रूप में किसी भी संस्था, व्यवस्था या देश प्रदेश को विकसित होने के लिए शिक्षा का आवश्यकता है। बिन शिक्षा भूमि भार भूता, आदमी जो है भूमि पर वह व्यक्ति भार के समान हो जाता है जिनके पास शिक्षा का अभाव है, शिक्षा नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक माननीय विधायक को, चाहे वह जिस क्षेत्र का आता हो, जिस दल का आता हो, उसकी दायित्व तो बनता है, प्रथम कर्तव्य बनता है कि वह व्यक्ति निश्चित रूप में शिक्षा के लिए चाहे जितना बन पड़े वह व्यवस्था को लागू करे, संस्थान को लावे और प्रतिष्ठान वहाँ बैठावे। मुझे लगता है कि यह जो है माननीय तेजस्वी यादव जी के जो घोषणा पत्र आया उसमें भी है, इसकी प्राथमिकता दी गई है। और हमारे माननीय जो अभी प्रत्याशी हैं, अगर जनता के आशीर्वाद से जीतने जा भी रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हर जगह पूरे बरौली और मांझा प्रखंड के सुदूर क्षेत्र गांवों में चले जाइए, आप देखिएगा कि आज एक ही नारा लोगों के बीच में, सबको देखा बार बार, एक बार राजू लक राजू। यह बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इसको जनता जो है तय भी करेगी आने वाले समय में, और आपको वोट के दिन देख भी लेंगे इसको। सर कल का जो नीतीश कुमार जी गोपालगंज भोरे विधानसभा में आए हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव 10 लाख का जो नौकरी का बोल रहे हैं तो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। मतलब नीतीश कुमार खुद ही बोला कि 10 लाख देंगे तो आखिर पैसा लेकर आएंगे कहाँ से, क्या जेल से लेकर आएंगे? नीतीश कुमार खुद यही कहना है। देखिए, मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि माननीय नीतीश कुमार इस सूबे के मुखिया हैं। मैं जैसे बता रहा था कि हर एक माननीय विधायक का अपनी जिम्मेवारी बनती है कि यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, मेडिकल कॉलेज की बात है, या जो भी विकास कार्य योजना की बात है, वो अपने क्षमता के अनुकूल जहाँ से भी उनकी जिम्मेवारी बनी वह ले के अपने क्षेत्र में आए, सीधा फ्रंट पे, यह उनके नाम की उपलब्धि होगी। जहाँ तक आपने कहा कि वह कह रहे हैं इस बात को कि जो है कहाँ से लेके पैसा आवेंगे, जरा आप बताइए कि आज के डेट में जितनी उपलब्धि वह गिना रहे हैं मंचों के माध्यम से, नीतीश कुमार आप भी देखिए, यह पैसा चोरी करके लेके आए, यह पैसा वह माननीय नीतीश बाबू जेल से लेके आए, यह पैसा सरकार की पैसा था, उनके घर तो नहीं बनता है। एक बात और भी हम सुने हैं कि नकली नोट चलाएंगे, वेतन कहाँ से आएगा। विचित्र स्थिति है। पढ़े लिखे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी इस बात को सुन रहे हैं। शिक्षक समाज में एक ही घर में 2 अंगना वाला काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति पढ़ाता है तो 2 दूना 4 पढ़ाता है, और दूसरा क्या 2 दूना 6 पढ़ाता है कि उसको कम पैसा दिया जाएगा और एक को ज़्यादा दिया जाएगा। माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट यह कहा है कि हम उनको समान काम का समान वेतन देंगे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप में मैं समझता हूँ उनको समान काम का समान वेतन भी मिलना चाहिए। और जो भी आज घोषणाएं किए हैं, युवा तमाम सुन रहे हैं इस बात को। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ? ठीक उसी तरह आप एक बार भरोसा और विश्वास उन पर कीजिए। आने वाले समय में माननीय नीतीश जी को तो यह समझ में आ रहा है कि एक ऐसा तंत्र जो है लागू कर दिए तेजस्वी जी। युवा है, सोच उनका युवा है। आप के साथ रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तब तक वह ठीक थे, तब तक वह ज्ञानी थे, तब तक विद्वान थे। और आने वाले समय में आज जब आपसे अलग हुए तो उनके विद्वता पर शक, उनके ज्ञानता का आप बोध करा रहे हैं लोगों के बीच में।
अज्ञानता का बोध करा रहे हैं, यानी आपके ज्ञान पर हम उंगली उठाते हैं कि आप इतना विद्वान होते हुए ढिढोरा जो पीटते हैं, सुशासन बाबू के रूप में आपको लोग जानते हैं। मैं नहीं समझता हूँ सुशासन बाबू आप हैं, लेकिन आप इस बात को क्यों कह रहे हैं कि आपके साथ एक मंच पर उंगली पकड़ा के चलाने वाले व्यक्ति के बारे में आप कहते हैं कि जो है वह अज्ञानी है। अज्ञानी है तो आपने उप मुख्यमंत्री स्वीकार क्यों किया? आप अपने कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको रखें, उप मुख्यमंत्री रहे और वह आज अज्ञानी हो गए। यही सवाल आपसे करते हैं कि आप रोजगार क्यों नहीं दिए। यही सवाल करते हैं कि आप जो है आने वाले लोगों को प्रवासी कह के रोकने का काम क्यों किया। बगल के प्रदेश में जाइए, झारखंड में क्या स्थिति बना। झारखंड के मुख्यमंत्री को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि वह आदिवासी क्षेत्र के लोगों को भी, सुदूर गांव क्षेत्र के लोगों को भी बाहर से लाना था तो अपना हेलीकॉप्टर और अपना जहाज से वह बैठा के लाने का काम की। क्या माननीय मुख्यमंत्री का जिम्मेवारी नहीं बनता था? एक मुखिया होने के नाते मैं एक घर का, परिवार का नेतृत्व करता हूं, मैं पिता हूं तो मेरे पुत्र के बाहर से आने की व्यवस्था मेरी जिम्मेवारी बनती है। और नीतीश कुमार इसमें विफल रहे, यह बात वह भूल गए। और आज वह किस बात को गिना रहे हैं मंचों के माध्यम से? क्यों कह रहे हैं वह जो है कि जेल से, अरे जेल में बैठा है आदमी आपको मुख्यमंत्री बना दिया। वह वही व्यक्ति है जो स्वाभिमान रैली में आप हाथ उठा के और छोटा भाई बड़ा भाई की दुहाई दी। और जब आपसे गठबंधन टूट गया किसी बात को लेके, मैं तो समझता हूं यह गठबंधन जिस वक्त तोड़े जनता देखी है, वोट लिया आप गठबंधन के नाम पर और भूल गए उस चीज को। और आज गठबंधन आप तोड़ दिए और तोड़ने के बाद आप तोड़े भी तो जनता इस बात को भली भांति जानती है क्यों तोड़े। तोड़ने के बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद सृजन घोटाले में आपका नाम उजागर होने वाला था और आया भी अपरोक्ष रूप में। इससे आपको डर लग रहा था, भय लग रहा था। और जहां तक विकास की बात है तो विकास तब होता जब आप ही नीतीश कुमार जी याद रखिएगा इस बात को। मेरी छोटी सोच हो सकती है, कार्यकर्ता होने के नाते दल के प्रति श्रद्धा रखते हुए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इस बात को जनता के बीच में पहुंचाऊं। माननीय नीतीश कुमार जी का ही नारा था, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा।